Hello student, welcome to Easy Learning with Neha. Today we are starting a very important topic, measurement. We use measurement every day without even realizing it. When we buy grocery or vegetable, we are using measurement. Measurement help us to know the length, weight, capacity, time, area and perimeter, volume of different object accurately. So in this video we will learn standard units of measurement, unit conversion, perimeter and area with easy tricks and UTET CTEST previous year questions. So students, अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपके लिए कॉम्बो लेके आई हूं। इसमें मैंने कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन भी लिए हैं एंड साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन भी लिए हैं जो कि आपके मेजरमेंट से बन सकते हैं। और ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही आपके लिए गए हैं। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे सीटेट एंड यूटेट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो नाउ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट विथ कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन से। सो आज की सीरीज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, A train leaves New Delhi at 16:20 on Friday and reaches Mumbai at 8:45 on Saturday. What is the total travel time? So कोई ट्रेन है जो कि न्यू दिल्ली से 16:20 यानी 24 आवर्स में इसको आप चेंज कर दिया गया 16:20 यानी आपका है ये 4:20 PM। क्लियर? 4:20 PM पे ये निकलती है एंड नेक्स्ट डे मुंबई ये आपकी पहुंच जाती है 8:45 AM पे। क्लियर? सो आपको टोटल ट्रैवल टाइम इसका निकालना है। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप देखिए ये आपका 12 आवर्स से ज़्यादा जा रहा है 4:20 to 8:45। तो सबसे पहले हम 4:20 इसको आप ऐसे अरेंज करेंगे कि सबसे पहले आपका 12 आवर टाइम निकल जाए। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने 4:20 PM टू 4:20 AM तक का मैंने ड्यूरेशन निकाल दिया। सिंपल, कितना हुआ आपका 12 आवर्स। नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, मॉर्निंग में मेरा 4:20 तक का निकल गया, मुझे कब तक निकालना है, मॉर्निंग 8:45 तक का टाइम निकालना है। तो नेक्स्ट मैंने इसमें निकाल लिया 4:20 AM टू 8:20 AM। क्लियर? सिंपल, 4 और 8 कितना हुआ, 8 - 4 4, तो ये आपके निकल गए 4 आवर्स। एंड लास्ट मैंने ले लिया सिंपल वे में 8:20 AM टू 8:45 AM। तो सिंपल आपके निकल गए 20 और 45 कितने हुए, 45 - 20 कितने हुए, 25 मिनट्स। और अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल ट्रैवल टाइम। तो जो आपका क्या होगा, टोटल ट्रैवल टाइम, आपका टोटल ट्रैवल टाइम क्या होगा, आप इन सबको प्लस कर दो। तो सिंपल आपको पता ही है, आवर्स प्लस हो जाते हैं, मिनट आवर्स कितने हैं आपके 12 + 4 12 + 4 60 आवर्स और मिनट्स कितने हैं आपके 25 मिनट्स। तो देखो आपके ऑप्शन में 6 आवर 25 मिनट्स किस में आ रहा है, 6 आवर 25 मिनट्स आ रहा है आपका ऑप्शन बी में। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, a water tank contain 25 liter of water. If 7 liter 250 ml of water is used for cooking and 11 liter 500 ml is used for washing, so how much water is left in the tank? तो आपके पास क्या है, कोई वाटर टैंक है जिसमें आपका 25 लीटर वाटर है, जिसमें से आपने 7 लीटर 250 वाटर आपने यूज़ कर लिया कुकिंग में। क्लियर? एंड 11 लीटर 500 ml आपने यूज़ कर लिया वॉशिंग में। तो अब टैंक में कितना पानी बचा हुआ है ये आपको निकालना है। तो फर्स्ट हम ले लेंगे टोटल वाटर। कितना है आपका टैंक में टोटल वाटर है आपका 25 लीटर। ठीक है? एंड यूज्ड फॉर कुकिंग कितना वाटर आपने यूज़ कर लिया कुकिंग में, वो आपने कर लिया 7 लीटर 250 ml। क्लियर? देन आपने यूज्ड
फॉर वॉशिंग, यूज्ड फॉर वॉशिंग, कितना आपने वॉश करने के लिए यूज़ किया है? 11 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले टोटल यूज्ड वाटर। टोटल यूज्ड वाटर आपका कितना हो जाएगा? दोनों को आप क्या कर लीजिए? प्लस कर लीजिए। 0 5 5 + 2 7 11 + 7 18। सो जो आपका टोटल यूज्ड वाटर है दैट इज 18 लीटर 750 मिलीलीटर। अब हमें बताना है कि जो हमारे पास टोटल कितना था? 25 लीटर था। अब जो हमने यूज़ कर लिया उसके बाद हमारी टैंक में कितना पानी बचा, तो आप इसमें निकालेंगे लेफ्ट कितना बचा आपका। सो टोटल कितना था? 25 लीटर। एंड आपने यूज़ कर लिया 18 लीटर 750 मिलीलीटर। तो आप इसमें से इसको क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो यह आ जाएगा 0 5 2 एंड 25 - 6, 25 - 18 6। सो 6 लीटर 250 मिली। क्लियर? अब हम चेक करेंगे 6 लीटर 250 ml किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? जब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे सबसे पहले आप टोटल वाटर ले लीजिए, फिर यूज्ड आपने कुकिंग में कितना गया, वॉशिंग में कितना गया, आप उन दोनों को ऐड कर लीजिए, यूज्ड वाटर को आप ऐड कर लीजिए और उसको टोटल में से माइनस कर लेंगे, तो देन वी विल गेट द आंसर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे आप इनको डायरेक्ट करना। मैं तो अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ कि इस टाइप में आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सको। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, a rectangle has a length of 12 centimeter and width of 8 centimeter. ठीक है, a square has the same perimeter as the rectangle. What is the area of the square? आपको कोई rectangle है, ठीक है, आपको एक rectangle given है जिसकी आपको length और breadth आपको given है, और ऐसी आपका same length breadth में आपका एक square है जो दोनों का आपका क्या है? perimeter आपका same है। यानी according to question आपके पास क्या है कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर है, किसका पेरीमीटर है? स्क्वायर का जो पेरीमीटर है और जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो दोनों के दोनों क्या है? इक्वल है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दिया गया है। एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखो क्वेश्चन में आ जाता है, क्वेश्चन में हमें लेंथ कितनी दी है? लेंथ दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ आपको क्या दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। तो हम ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? पुट कर लेंगे। सो 2 × लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, यानी आएगा आपके पास 2 × 12 + 8 20 सेंटीमीटर, यानी ये आपका आ गया 40 सेंटीमीटर। यानी जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है और जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है दोनों क्या होंगे आपके? 40 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि अ स्क्वायर हैज़ द सेम पेरीमीटर एज दिस रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल जिसका आपको मेजरमेंट दिया हुआ है, लेंथ आपकी 12 दे रखी है, ब्रेथ आपकी 8 सेंटीमीटर दे रखी है, उसका जो पेरीमीटर है वो आपके स्क्वायर के पेरीमीटर के क्या है? इक्वल है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है आपका 4 × साइड, यानी जो आपके 4 × साइड हैं वो आपका इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी 40 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से हमारी क्या निकल जाएगी? साइड की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 40/4 सेंटीमीटर। आंसर इज 10 सेंटीमीटर, यानी हमारी स्क्वायर की साइड आ गई 10 सेंटीमीटर। बट आपको निकालना क्या है? हमें निकालना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। सो अब हमें साइड मिल गई तो हमारा एरिया निकल जाएगा। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है आपका? साइड इंटू साइड। अब साइड क्या आई हमारी अभी? 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास आ गई 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? सो किसमें 10 × 10 सॉरी 10 × 10 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका कौन से ऑप्शन में आया है? बी ऑप्शन में आया। इट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर।
Now come to the next question. Next question is how many packets of 250 grams can be made from 4.5 किलोग्राम ऑफ शुगर. तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि मैं आपको कन्वर्जन भी बताऊंगी. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें 4.5 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी 4.5 किलोग्राम ऑफ शुगर है इससे 250 ग्राम के कितने पैकेट्स आपके बन सकते हैं या कितने पैकेट्स आपके बन जाएंगे. तो फर्स्ट कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम. सो वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. इसमें साथ में आपको कन्वर्ट भी बना रही हूँ, हाउ टू कन्वर्ट kg इनटू ग्राम. तो 1 kg में आपके 1000 ग्राम हो रहे हैं, तो 4.5 kg में आपके होंगे 4.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 ग्राम. यानी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4500.0 ग्राम. यानी ये आपका आ जाएगा 4500. क्लियर. अब हमें निकालना है हाउ मैनी पैकेट्स. तो जो आप निकालोगे इसमें नंबर ऑफ पैकेट्स, कितने आपके बनेंगे शुगर के. सो टोटल हमारे पास कितनी अवेलेबल शुगर है, हमारे पास है 4500 ग्राम है. और कितने ग्राम के पैकेट बनाने हैं, 250 ग्राम के पैकेट बनाने हैं. तो क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे. सो 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 8 जा 5 9 जा 45, 0. यानी ये आपके पास आ गया 90/5. देन अगेन इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 6 7 8 9 4 बचा, 5 8 जा 40. यानी आपके 18 पैकेट्स आपके बनेंगे. तो 18 पैकेट्स किस में है, बी ऑप्शन में है. ठीक है. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपके आएंगे, हाउ मैनी पैकेट्स का मतलब आपको नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड आउट करने हैं. हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 250 ग्राम्स कैन बी मेड फ्रॉम 4.5 किलोग्राम ऑफ शुगर. तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि 4.5 किलोग्राम को मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया. देन नंबर ऑफ पैकेट्स क्या होंगे आपकी, जो टोटल आपके पास अवेलेबल शुगर है और कितने आपको बनाने हैं, क्या आपको कितना उनका वेट रखना है. तो वो है आपका 250. इसको हमने सॉल्व कर लिया, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 0. तो देन ये आपका आ गया 90/5 एंड 5 1 जा 5. क्लियर. सो ये कट गया आपका, 4 बचा, 5 8 जा 40. यानी बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रोप ऑफ लेंथ 12 मीटर 50 सेंटीमीटर इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीसेस. कोई रोप आपके पास गिवन है जिसकी टोटल लेंथ क्या है, आपके पास टोटल लेंथ आपके पास गिवन है 12 मीटर 50 सेंटीमीटर. अब इसको कट करना है इक्वल पीसेस में, 5 इक्वल पीसेस में. ठीक है. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस. आपको निकालनी है लेंथ ऑफ ईच पीस. क्या होगी आपकी, सिमिलरली ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह टोटल लेंथ कितनी है आपकी 12 मीटर 50 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 5. सो ये आ जाएगा आपका 5 2 जा 10. ठीक है. 2 मीटर 5 5 जा 25, 0 सेंटीमीटर. क्लियर. सो आपका आएगा 2 मीटर 50 सेंटीमीटर. कहाँ पे आ रहा है आपका, ऑप्शन ए में आ रहा है. इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो सबसे पहले मैंने क्या लिख लिया, टोटल लेंथ लिख ली, दैट इज 12 मीटर 50 सेंटीमीटर. देन लेंथ ऑफ ईच पीस क्या होगी, टोटल लेंथ डिवाइड बाय कितने पीसेज में आपको उसको इक्वल करना है, 5 पीसेज में. तो आप उसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे. अगर आपको ऐसे डायरेक्ट करना नहीं आ रहा है तो एक और मेथड आपके पास है कि फर्स्ट आप इसको कन्वर्ट कर दो मीटर को. तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, सो 1 मीटर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 100 सेंटीमीटर. सो देन 12 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा 1200 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर इसमें ऑलरेडी है. सो ये आ जाएगा आपके पास 1250 सेंटीमीटर. क्लियर. 12 मीटर 50 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में. देन आप इसको 5 से डिवाइड कर लो. जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे, आप लेंथ निकालने के लिए लेंथ ऑफ ईच पीस, लेंथ ऑफ ईच पीस. ठीक है. तो ये आ जाएगा आपके पास 1250/5. तो ये आ जाएगा आपके पास 5 2 जा 10, 5 5 जा 25
एंड 0, 250 आ गया। तो ये 250 आपके पास सेंटीमीटर में आ गया आपके पास। जब आप इसको क्या करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप करोगे डिवाइड बाई 100, तो आपके पास आ जाएगा 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो आप इसको ऐसे भी आप कर सकते हो। 2 मेथड मैंने आपको बता दिए, या फिर आप ऊपर वाले से कर लो या आप नीचे से कर लो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, a rectangular park is 40 meter long and 30 meter wide। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ आपको 40 मीटर दी है एंड ब्रेथ आपको 30 मीटर दी है। आपको निकालना है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस अ पर्सन कवर इफ दे वॉक अराउंड द पार्क एग्जैक्टली 3 टाइम्स। आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है जब कोई पर्सन उसको क्या करता है, कवर करता है 3 टाइम्स। सपोज ये आपका रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। अब जब भी आप टोटल डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पेरीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन को देख के आप समझ जाना, डिस्टेंस हो रहा है तो डिस्टेंस में क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है आपका, सम ऑफ ऑल साइड, यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें लेंथ गिवन है 40 मीटर, हमारे पास ब्रेथ गिवन है 30 मीटर, ठीक है। फर्स्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्लियर। यानी 2 इंटू 40 मीटर प्लस 30 मीटर, यानी 2 इंटू 70 मीटर, यानी 140 मीटर। यानी पेरीमीटर जो 1 राउंड ये लेगा उसकी डिस्टेंस हमारे पास आ गई है 140 मीटर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या निकालनी है कि इफ़ दे वॉक, अगर वो 1 कवर करता तो आंसर इज 140 मीटर। बट वो 1 टाइम कवर नहीं कर रहा टोटल डिस्टेंस को, वो 3 राउंड ले रहा है, वॉक अराउंड द पार्क एग्जैक्टली 3 टाइम्स। अगर वो 1 टाइम करता तो आंसर इज 140 होता। अब वो कितने टाइम्स कर रहा है, 3 टाइम्स कर रहा है। कितने टाइम्स वॉक कर रहा है, 3 टाइम्स वॉक कर रहा है रेक्टेंगुलर पार्क के, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 140 मीटर, यानी 420 मीटर। किस में आ रहा है 420, डी में आ रहा है, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो ये मैं आपके कुछ कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन लेके आई थी, अब कुछ मैं आपके लिए पेडागोगी बेस्ड क्वेश्चन लेके आई हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पेडागोगी क्वेश्चन में फर्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट टू प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपके पास 4 सीक्वेंस आपके पास गिवन है, इनमें से आपको बताना है कि जब भी आप प्राइमरी स्कूल में स्टूडेंट्स को मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट आप पढ़ाओगे तो कौन सा सीक्वेंस आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजी होगा बच्चों को समझने के लिए। तो ए ऑप्शन इज यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स। आप डायरेक्टली बच्चे को स्केल और रूलर पर पकड़ा दोगे, नहीं पकड़ाओगे, आप उसको कॉन्सेप्ट आप क्लियर करना चाह रहे हो, यानी आगे की तो मैंने देखी नहीं, इट मीन्स ए इज अ रॉन्ग। सबसे पहले जब भी आप बच्चे के कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो हम डायरेक्ट बच्चे को स्केल और रूलर नहीं देंगे, इसलिए ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, रॉन्ग। बी में आते हैं। बी में आपके पास क्या है कि आप उनको क्या करोगे कि सिंपल कंपैरिजन करोगे, हाँ सिंपल कंपेयर करेंगे हम बच्चों को। देन यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स करेंगे, ये भी सही है। यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट करेंगे, देन इट्स करेक्ट। और लास्ट में आके हम उनका डेवलपिंग करेंगे मीटर्स रिलेशन में, ये भी करेक्ट है। चलो पहले और ऑप्शन भी देख लेते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। सी इज यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, देन सिंपल कंपैरिजन, देन यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट, देन लास्ट इज डेवलपिंग। देखो आप पहले उनको स्टैंडर्ड यूनिट करोगे फिर कंपैरिजन करोगे तो ये भी कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। लास्ट है आपके पास यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट, तो मैंने आपको फर्स्ट ए ऑप्शन में बताया कि स्टैंडर्ड यूनिट तो होगा ही नहीं। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो तो पहले आप थोड़ी बताओगे 1 मीटर आपके पास ये स्केल है, ये रूलर है, नहीं, आप पहले बच्चों को सिंपल कंपेयर कराओगे, ठीक है। आई थिंक जैसे आपके पास क्या सिंपल कंपैरिजन कराओगे, सपोज आपके पास जो बच्चों के कुछ ऑब्जेक्ट आपके छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, जैसे आप उनको बताओगे आपके पास क्लास में डस्टर अवेलेबल है, ब्लैक बोर्ड अवेलेबल है, बच्चों की नोटबुक आपके पास अवेलेबल है, तो आपको कुछ ऑब्जेक्ट आप बच्चों को दिखाओगे तो आप वो अपने आप से देखेंगे कि डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कंपेयर बच्चे करेंगे, ठीक है। सेकंड, आप यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट मींस आपका अगर सपोज जिस डेस्क में बच्चे बैठे हुए हैं
ठीक है, आप उनको कहोगे कि आप अपने हैंड से आप इसको मेजर करके दिखाओ। तो क्या है, क्लासरूम में क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट बच्चे होते हैं उनकी क्या होती है, लेंथ अलग है, हाइट अलग है, वेट अलग है। तो अगर सपोज एक बच्चा उसको करके देख रहा है कि 3 स्पैम में उसका, हैंड स्पैम में उसका क्या जा रहा है, ये इसकी मेजरमेंट आ जा रही है। कोई है जिसके 5 में आ रहा है, किसी का हैंड स्पैम 6 में आ जा रहा है। तो आप उनको बताओगे, पहले सिंपल कंपैरिजन करोगे कि आपने फर्स्ट जो चिल्ड्रन था उसका 3 स्टेप में इसका मेजरमेंट आया, सेकंड का 5 आया, थर्ड का आपका 6 आया। उसके बाद हम उनको यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। फॉर एग्जांपल हम उसकी स्केल देंगे, स्केल से बच्चे इसको मेज़र करेंगे। तो जब बच्चे स्केल से मेज़र करेंगे तो सबका जो मेज़रमेंट होगा, ठीक है, सबका जो मेज़रमेंट होगा वो आपका क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर, सबका मेजरमेंट क्या आएगा, सेम आएगा। फिर बच्चे देखेंगे, अपने आप से एनालिसिस करेंगे कि अगर आप नॉन स्टैंडर्ड यूनिट यानी आप हैंड स्पैम से आप अगर करते हो, मेजरमेंट करते हो, तो वो आप पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट आ रहा है। बट अगर आप स्टैंडर्ड यूनिट से मेजरमेंट कर रहे हो तो सबका मेजरमेंट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है। एंड लास्ट में हम उनका डेवलपिंग मीट्रिक रिलेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो आपका जो बी वाला है ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस है। Clear? Now come to the next question. Next is, why do we introduce non-standard units of measurement like hand spans or paper clips before standard units in primary classes? ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हम बच्चों को क्यों नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स मेजरमेंट की इंट्रोड्यूस कराते हैं स्टैंडर्ड यूनिट से पहले। तो ऐसे मैंने आपको जैसे अभी प्रीवियस में भी आपको मैंने बता दिया है कि हम क्यों करवाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे पहले अपने आप से एनालिसिस करते हैं, फिर बाद में बच्चे देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं इनसे हमारा जो आंसर है वो अप्रोप्रिएट है। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स आपको क्या करता है, कन्फ्यूज कर देता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट का डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट आता है। क्लियर? सो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं कौन आपका सुटेबल रहेगा। फर्स्ट है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट आर इजियर टू कैलकुलेट देन स्टैंडर्ड मेट्रिक वैल्यूज। हाँ, ऑब्वियसली ये इजी है, लेकिन इसमें क्या है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इट मीन्स ए इज अ रॉन्ग आंसर। सेकेंड, इट हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड दैट स्टैंडर्ड यूनिट आर अननेसेसरी। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट तो आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ रूलर स्केल आपका क्या है, जो मेजरमेंट होती है वो एग्जैक्ट होती है। क्लियर? सी आपके पास है, इट बिल्ड्स अ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म यूनिट्स आर अल्टीमेटली नीडेड। यस, सी तो आपका हो सकता है। एक बार डी पे भी नजर मार लेते हैं, सी मुझे सही लग रहा है। डी है आपके पास, इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एक्सप्लिसिटी लिस्टेड अंडर द स्ट्रिक्ट नेशनल करिकुलम गाइडलाइंस। तो स्ट्रिक्ट नेशनल करिकुलम गाइडलाइन तो होती ही नहीं है। तो आ जाइए, अब सी में हम आ जाते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सी कह रहा है कि इट बिल्ड्स अ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म यूनिट्स आर अल्टीमेटली नीडेड। सी आपको बता रहा है कि जो भी बच्चे का कंसेप्ट आप क्लियर करेंगे तो उसको क्लियर हो जाएगा। ऊपर से जब वो कंपेयर करेंगे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट एंड स्टैंडर्ड यूनिट को, कि जो स्टैंडर्ड यूनिट हैं इनका जो आंसर होता है यूनिफॉर्म है, और हमें क्यों ज़रूरत है, एग्जैक्ट एक्यूरेसी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Now come to the next question. Next question is, a primary teacher wants to introduce a concept of measurement of area. अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्राइमरी टीचर क्या करना चाहता है, इंट्रोड्यूस करना चाहता है मेजरमेंट ऑफ एरिया का कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैडागोगिकल सीक्वेंस। तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस आपका क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। तो फर्स्ट आ जाइए, फर्स्ट ऑप्शन इज फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ एंड ब्रेथ यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो सबसे पहले जब आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप इसके कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बच्चों को। इंट्रोड्यूस है, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में पहले आप एरिया बता देंगे, नहीं, यानी सीक्वेंस में फर्स्ट तो नहीं होगा। फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, कंपेयरिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट बाय सुपर इम्पोजिंग दैम ऑन वन अनदर, एग्जाम्पल प्लेसिंग वन लीफ ओवर अदर। हाँ, आप सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी लीफ है, ठीक है, आप लीफ को उनको कंपेयर कराएंगे, इसका साइज बड़ा है, ये स्मॉल है, एक के ऊपर एक रख के आप उनको दिखाएंगे, जिससे उनको एरिया का भी थोड़ा सा क्या होगा,
एरिया का भी उनका नॉलेज उन पे इनकलकेट होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया कम है, वो कम जगह लेता है, सेम ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो सबसे फर्स्ट हम उसमें क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन आपके पास है यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स लाइक ग्रिड पेपर, मैच बॉक्सेस और टेक्स्ट बुक सर्फेसिस टू एस्टिमेटेड। ये बिल्कुल करेक्ट कि आप सबसे पहले तो कंपेयर करेंगे, ठीक है, आपने कंपेयर कर लिया कौन सा ऑब्जेक्ट आपका छोटा है, कौन आपका बड़ा है, ठीक है। सेकंड आप क्या कर लेंगे उसके बाद कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट होंगी जो आप उनको देख लेंगे उससे कि इनका एस्टिमेटेड एरिया कितना हो सकता है, यानी थर्ड आपका सीक्वेंस में नेक्स्ट आएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन इज मेजरिंग एरिया यूजिंग स्टैंडर्ड मीट्रिक यूनिट लाइक स्क्वायर। फिर यस, फोर्थ आपका सीक्वेंस में आएगा क्योंकि सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे, फिर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स आप यूज़ करेंगे एंड नेक्स्ट आप मेजरिंग एरिया करेंगे स्टैंडर्ड मेट्रिक यूनिट से, ठीक है, उसकी साइड कितनी है, लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, ठीक है, आप स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी वट एवर आपके पास पूछा हुआ है। एंड लास्ट में आप उसका क्या निकाल लेंगे, आप उसका एरिया निकाल लेंगे। यानी करेक्ट सीक्वेंस जो आपका है 2 3 4 1, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यानी आप क्या करेंगे, जब भी आप इंट्रोड्यूस कराएंगे मेजरमेंट ऑफ एरिया का, सबसे पहले आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप लीफ है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के, आप स्क्वायर ले सकते हैं, आप रेक्टेंगल ले सकते हैं, और आप उनको देख सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, सेम साइज़ हैं, डिफरेंट साइज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कि आप यूज़ करेंगे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट को उनके मेजरमेंट के लिए कि उनका लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है। देन आप उनको नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, पहले तो आपने सेकंड स्टेप में नॉन स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ किया, फिर आप एक्यूरेट के लिए आप स्टैंडर्ड यूनिट्स आप उनके लिए यूज़ करेंगे कि मीटर में है, सेंटीमीटर में है, उसकी लेंथ क्या है, एंड लास्ट में आप उसका क्या निकाल लेंगे, फाइंडिंग द एरिया। क्लियर। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। ये मुझे लगता है कि मेरे रीड करते करते ही आपको इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट टू यंग चिल्ड्रन, ठीक है, जब भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट टू यंग चिल्ड्रन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोगिकल सीक्वेंस इज मोस्ट अलाइंड विथ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट, देन स्टैंडर्ड यूनिट्स, देन अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर स्टैंडर्ड एल्गोरिथम, ये तो करेक्ट है, ठीक है, ये तो आपका क्या है, ट्रू है। अभी मैंने इतने सारे वीडियोस आपको क्वेश्चंस ऊपर सॉल्व करा दिए, तो सबसे पहले हम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स करते हैं, देन स्टैंडर्ड करते हैं, बाद में हम अंडरस्टैंड करते हैं उसके एल्गोरिथम को। बी है, ये आपका ए, ये आपका बी ऑप्शन है। बी है आपका स्टैंडर्ड, तो अभी मैंने ऊपर भी बताया कि स्टैंडर्ड यूनिट से आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। सी डायरेक्ट मेजरमेंट, आप सपोज क्या कर रहे हैं, एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो डायरेक्ट आप मेजरमेंट का फॉर्मूला बता देंगे, नहीं बताएंगे। लास्ट है डी आपका है एस्टिमेशन, तो आप पहले आप एस्टिमेट कैसे निकालेंगे, तो ये भी आपका गलत है। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 9 में बताया था, सबसे पहले आप क्या करेंगे, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स करेंगे, देन आप उसको बच्चे अपने आप से एनालिसिस करेंगे, फिर आप स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज़ आप करेंगे, एंड लास्ट में आप अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर स्टैंडर्ड एल्गोरिथम, यानी पहले बच्चों ने अपने आप से देखा, हैंड स्पैन से देखा कि कितना हो रहा है, या फुट स्पैन से भी वो यूज़ कर सकते हैं, फिर उन्होंने देखा कि सबका डिफरेंट डिफरेंट आया, तो देन उन्होंने यूज़ किया स्टैंडर्ड यूनिट किया, तो उसमें सबने देखा कि सेम आंसर आ रहा है, तो उनको अपने आप में समझ में आ गया कि जो स्टैंडर्ड यूनिट हैं वो आपके क्या है, क्या आपका रोल प्ले करते हैं मेजरमेंट में, ठीक है, एक्यूरेसी के लिए, एंड लास्ट में उनको अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर स्टैंडर्ड एल्गोरिथम, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज का मेरा ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर कोई टॉपिक आपको इसमें समझ में नहीं आया है, कोई पॉइंट आपको ऐसा रहता है कि आपको उसमें डाउट्स हैं, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो में आप नीचे से आप इसको कमेंट भी कर लीजिए। क्लियर। So thank you for watching my video. Thank you, students.